पिछले कई लेक्चर्स में हमने हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 3 और 4 में था, हमने कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था, जिसमें सारे सेक्शंस हमने पढ़े थे और उसके बाद कुछ इंडस्ट्रियल हजार्ड के बारे में हमने पढ़ा था। सबसे पहले हमने बायोलॉजिकल हजार्ड पढ़ा था, फिर केमिकल हजार्ड पढ़ा था और लास्ट लेक्चर में हमने एर्गोनॉमिक हजार्ड के बारे में जाना था। आज हमें फिजिकल हजार्ड के बारे में पढ़ना है, लेकिन चूँकि क्लासेस कई दिनों से सस्पेंड थे तो मैं चाहूँगा कि दोबारा कुछ ऐसे हजार्ड, इंडस्ट्रियल हजार्ड्स हैं जो कॉमन हैं फैक्ट्रीज में, जैसे केमिकल हजार्ड है, इलेक्ट्रिकल हजार्ड है, बिल्डिंग हजार्ड है, इस तरह के फिजिकल हजार्ड्स हैं। कुछ कॉमन हजार्ड्स हैं सभी इंडस्ट्री के लिए, जिसका कंप्लायंस फैक्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लोकल रेगुलेशंस के अनुसार भी और इसके साथ साथ ऑडिट एंड कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो दोबारा से एक बार केमिकल हजार्ड के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने केमिकल हजार्ड के लेक्चर में ये बताया था कि केमिकल हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक पदार्थ है, जिसके सहयोग से ही हमारे तरक्की के सारे सामान बनते हैं या हम जीवन जी सकते हैं। भोजन का बनाना, दवाइयों का बनाना, कपड़े का बनाना, मकान का बनाना, इस तरह से जो भी चीज़ें हैं वो केमिकल से ही तैयार होते हैं और इसके बिना हमारा जीवन संभव है ही नहीं। केमिकल को हम डायरेक्ट भी प्रयोग करते हैं और इनडायरेक्ट भी प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि सफाई के लिए भी हम केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो केमिकल को अगर डिफाइन हम करें तो इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं कि केमिकल कोई एक ऐसा पदार्थ है जिसकी एक डिफाइंड कंपोजिशन होती है, परिभाषित संरचना होती है और ये एक ही प्रकार के, एक ही प्रकृति के सामग्री से बना हुआ होता है। उदाहरण के तौर पे साथ ही कुछ केमिकल्स प्रकृति में ऑलरेडी मौजूद है और कुछ केमिकल्स बनाए जाते हैं। प्रकृति में उपलब्ध केमिकल का सबसे अच्छा उदाहरण पानी है और बनाया जाने वाला जो केमिकल्स है इसमें क्लोरीन जैसी चीज़ें हैं जिसको हम बनाते हैं। केमिकल चाहे प्रकृति में पाया जाने वाला हो या केमिकल का निर्माण हमने किया, ये जोखिम से भरा हुआ होता है। पूरे दुनिया में केमिकल्स 4 रूपों में पाया जाता है, यानी इसके 4 फिजिकल स्टेट्स होते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस और डस्ट के फॉर्म में हमें मिलता है। ठोस, द्रव्य, गैस और पाउडर के फॉर्म में हमें ये मिलता है। इनके जो फिजिकल स्टेट हैं ये वातावरण के अनुसार वातावरण से प्रतिक्रिया करके चेंज हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम चीनी या नमक की बात करें या कैम्फर की बात करें तो इसको अगर ओपन एयर में हम डाल देते हैं तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, यानी इसका जो ओरिजिनल फिजिकल स्टेट है उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। केमिकल का जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं तो इससे कुछ चीज़ें उत्सर्जित होती हैं, जिनमें वेपर, फ्यूम, मिस्ट और डस्ट इत्यादि शामिल है। केमिकल हजार्ड्स से बचने के जो कारण हैं वो मुख्यतः 3 हैं। सबसे पहला तो ये कि कर्मचारी जो केमिकल का काम कर रहे हैं, केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं या केमिकल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ऐसे कर्मचारियों को केमिकल के दुष्प्रभाव से बचाना। केमिकल अगर आपके फैक्ट्री में प्रोसेस हो रहा है या केमिकल का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसका दुष्प्रभाव समाज के आम जनता को भी हो सकता है, उन्हें इसे सुरक्षित करना। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे वातावरण की प्रतिरक्षा करना। वातावरण में अगर किसी प्रकार का केमिकल इफेक्ट जा रहा है तो ये पूरे सोसाइटी को, पूरे वर्ल्ड को नुकसान पहुंचाएगा।
तो इन 3 एस्पेक्ट से हम केमिकल हजार्ड को रोकने के उपाय करते हैं। केमिकल हजार्ड्स के लिए कुछ वर्बल कम्युनिकेशन जो कंटेनर्स पे या उसके पैकिंग पे या उसके लेबल पे डाले जाते हैं, वो उसके नेचर के हिसाब से होता है। केमिकल अगर ज्वलनशील है तो उस पर ज्वलनशील का एक लोगो उस पर लगा हुआ होता है। अगर कोरोसिव नेचर का है तो कोरोसिव नेचर का लगा होता है। हम सब ने केमिकल के कंटेनर पर डिफरेंट टाइप के लोगोस देखे होंगे। ये वर्बल कम्युनिकेशन है और आसानी से समझने के लिए ये लोगोस उसके ऊपर लगाए जाते हैं। केमिकल के जो जोखिम है वो इस तरह से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ये कोरोसिव होता है, यानी इसमें जलाने की कैपेसिटी होती है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे कास्टिक सोडा ले लें। कास्टिक सोडा को अगर हम अपने हाथ पर रखें और उसमें पानी डालें तो उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है और जलाने के चांसेस रहते हैं। ये वातावरण को काफ़ी नुकसानदायक होता है। जैसे पेस्टिसाइड और मरकरी जैसे केमिकल वातावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। ये विस्फोटक भी हो सकते हैं, जैसे बारूद। ये विषाक्त होता है, जैसे सोडियम साइनाइड और लीड वगैरह। ये स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है, जैसे पेंट, थिनर, एडेसिव का प्रयोग। ये सेंसिटाइजर होता है, जैसे आइसोसाइनाइड, पेंट, थिनर, इस प्रकार के केमिकल्स संवेदनशील होते हैं। ये ऑक्सीकारक होता है, जैसे हेयर डाई, ब्लीच इत्यादि। ये ज्वलनशील होता है, जैसे एलपीजी, एस्प्रीट, अल्कोहल। इस तरह के केमिकल्स ज्वलनशील होते हैं और स्वास्थ्य को हानिकारक हो सकता है, जैसे एस्बेस्टस, सिलिका पाउडर, डीजल फ्यूम्स वगैरह। इनके प्रयोग के दौरान ये हमारे शरीर में कई मार्गों से प्रवेश कर सकते हैं और अपना दुष्प्रभाव दिखा सकते हैं तथा शरीर में जटिल समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। इनके 3 माध्यम हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य के माध्यम से। जब हम केमिकल के एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं तो श्वसन तंत्र के द्वारा, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया के द्वारा ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये कितना नुकसान पहुंचाएगा ये डिपेंड करेगा उस केमिकल की प्रकृति और उसमें उपस्थित कण के आकार पर। श्वास के जरिए जैसे ही हमारे शरीर के अंदर केमिकल प्रवेश करता है, ये हमारे लंग्स को डिस्टर्ब करता है, ये हमारे फेफड़े को डिस्टर्ब करता है। फेफड़े के ब्रोंकियल्स में प्रवेश करके मुंह, नाक, कान, ट्रेचिया, ब्रोंकियोल्स इत्यादि को ये प्रभावित करता है और सेल्स को तोड़ना चालू कर देता है। श्वास के द्वारा केमिकल सब्सटेंस एल्वियोली के द्वारा प्रवेश करेगा एवं रक्त को दूषित करेगा, बीमारियों को जन्म देना चालू करेगा, साथ ही ऑक्सीजन की मात्रा को भी कम करना शुरू कर देगा। श्वास के दौरान अंदर गए गैस द्वारा वायु मार्ग प्रभावित होता है एवं फेफड़े के सेल्स टूटने लग जाते हैं, जिसमें बहुत सिवियरिटी है और काफ़ी क्रोनिक डिजीज हो सकता है। कुछ गैस श्वसन के दौरान अंदर जाकर नाक, कान, गले में उपलब्ध पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और क्षति पहुंचाता है, जिसमें इरिटेशन, कोरोसिवनेस इत्यादि शामिल है। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे केमिकल्स हमारे श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। केमिकल इनहेलेशन का प्रभाव बहुत अधिक खतरनाक हो सकता है। दूसरा माध्यम है त्वचा के कांटेक्ट में आने में। त्वचा के कांटेक्ट में अगर कोई केमिकल आ गया, अब केमिकल का नेचर पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार का केमिकल है और ये कितना नुकसान कर सकता है। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे स्किन के 3 लेयर्स होते हैं। पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और थर्ड हाइपरडर्मिस। जब कोई भी केमिकल त्वचा के संपर्क में आता है तो ये 3 मेथड से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। फर्स्ट मेथड पेनिट्रेशन है, दूसरा मेथड फर्मेंटेशन है और थर्ड मेथड
एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन के माध्यम से अगर शरीर के अंदर केमिकल प्रवेश कर गया तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा पूरे शरीर में फैला दिया जाता है और जिसके काफ़ी सारे हानि का सामना हमें करना पड़ता है। कोरोसिव नेचर का अगर केमिकल है तो ये लाइव टिश्यूज़ को डैमेज करना शुरू कर देता है और शरीर में मौजूद प्रोटीन को नुकसान पहुंचाता है। यह एक जलने की प्रक्रिया है जो 3 प्रकार से होती है। फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न। फर्स्ट डिग्री बर्न में त्वचा का प्रथम लेयर जलता है। सेकेंड डिग्री बर्न में त्वचा का प्रथम लेयर और द्वितीय लेयर जलता है और थर्ड डिग्री बर्न जो काफ़ी खतरनाक होता है जिसमें तीनों लेयर्स के जलने के चांसेस होते हैं। इरिटेंट प्राकृतिक केमिकल त्वचा पर जलन, खुजली, चकत्ते, लाल दाने एवं त्वचा का फाड़ना इत्यादि उत्पन्न करता है। सेंसिटाइजर प्रकृति का केमिकल हाथ एवं अन्य अंगों को प्रभावित करेगा, जैसे सीमेंट का क्रोमियम, टेक्सटाइल डाई पेंट, रेजिन, वार्निश, थिनर, एपॉक्सी इत्यादि। ये सारे के सारे केमिकल्स हाथ एवं पैर के त्वचा को नुकसान पहुंचाते हैं। थर्ड माध्यम मुंह के माध्यम से है। किसी भी प्रकार से मुंह के माध्यम से यदि केमिकल का प्रवेश हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हो गया तो ये शरीर के समस्त अंगों को प्रभावित करेगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारा पाचन तंत्र एक आंतरिक अंगों का समूह है जिसमें मुंह, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन वगैरह शामिल है। जब मुंह के द्वारा केमिकल पाचन तंत्र में पहुंच जाते हैं तो आंतों के टिश्यूज को तोड़ने लगते हैं। साथ ही लीवर का जो फंक्शन है उसको प्रभावित करने लगते हैं। ब्लड वेसल्स को तोड़ने लगते हैं, आंतों में घाव बना देते हैं एवं शरीर में पॉइजन पैदा कर देते हैं, जिसका दुष्प्रभाव तुरंत देखने को मिलता है एवं बाद में भी देखने को मिलता है। केमिकल्स के किसी भी माध्यम से अगर केमिकल शरीर में प्रवेश कर गया हो तो इसका प्रभाव तुरंत अथवा कुछ दिनों बाद उत्पन्न हो जाता है। तुरंत होने वाले प्रभाव हैं श्वास अवरोध, त्वचा का जल जाना, चक्कर आना, जी मिचलाना, उल्टी आना इत्यादि। कुछ दिनों के बाद जो केमिकल्स का इफेक्ट आता है उसमें अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, डर्मेटाइटिस, कैंसर जैसा घातक रोग एवं लीवर का पूरी तरह से डैमेज होना शामिल है। कार्यस्थल पर केमिकल के प्रयोग से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए अथवा उसे कम करने के लिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि केमिकल के दुष्प्रभाव कितने हैं, केमिकल बनाने का मैकेनिज्म क्या है, और काम कर रहे कर्मचारियों को केमिकल के बारे में पूरी तरह से अवगत कराना होगा कि इस केमिकल के प्रयोग से इस प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे वो सतर्क रहें। इसके साथ ही केमिकल के सुरक्षित उपयोग के लिए पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने होंगे और उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। साथ ही मॉनिटरिंग करना होगा और इंस्पेक्शंस वगैरह करने पड़ेंगे। केमिकल के उपयोग का मतलब केवल उपयोग ही नहीं, बल्कि ऐसे कर्मचारी जो केमिकल का उत्पादन कर रहे हैं, केमिकल हैंडलिंग कर रहे हैं, केमिकल स्टोरेज का काम कर रहे हैं, केमिकल ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, केमिकल या केमिकल पात्र का डिस्पोजल या उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, केमिकल कार्यों के दौरान रिलीज कर रहे हैं या केमिकल पात्र का मेंटेनेंस या साफ सफाई कर रहे हैं, ये सारे के सारे उपयोग की कैटेगरी में आएगा। और इन सारे कर्मचारियों को उस केमिकल्स के जोखिम से अवगत कराना निश्चित करना होगा। सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि जो भी केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें क्या जोखिम है, किस तरह का जोखिम है।
इस जोखिम से कर्मचारी, समाज और वातावरण को किस प्रकार का नुकसान पहुंचेगा, जोखिम को कैसे कम किया जा सकता है, और विशेष अध्ययन के लिए जोखिम का लिस्ट बनाना होगा। जोखिम का अध्ययन करना एवं नियंत्रण के उपायों का लागू करना सुनिश्चित करना होगा। जोखिम आकलन के बाद जो सबसे पहली चीज़ है वो है नियंत्रण के उपाय करने, यानी कंट्रोल मेजर्स। कंट्रोल मेजर्स में सबसे पहले एलिमिनेशन है, सेकंड स्टेप पे सब्स्टिट्यूशन है, थर्ड पे इंजीनियरिंग कंट्रोल है, फोर्थ पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है और फिफ्थ पे पीपी इक्विपमेंट का इम्प्लीमेंटेशन है। एलिमिनेशन में आप उस केमिकल को जो बहुत अधिक खतरनाक है उसे बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं अपने प्रोसेस से। अगर संभव है तो उसे एलिमिनेट कर देना चाहिए। अगर संभव नहीं है तो उस केमिकल का सब्स्टिट्यूशन हमें ढूंढना होगा जिसके इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट कम है। इंजीनियरिंग कंट्रोल में केमिकल किस तरह से हैंडल करें जिसका साइड इफेक्ट ना हो, किस तरह से केमिकल कंटेनर्स डिस्पोज ऑफ करें, किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन करें, इसके लिए इक्विपमेंट या इंजीनियरिंग के माध्यम से उसके होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम करने के उपाय करने होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में पॉलिसी और प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे यूज़र एंड पे, और कर्मचारियों को ट्रेनिंग और अवेयरनेस इम्पार्ट करना होगा। साथ ही नीति बनानी होगी कि किस प्रकार केमिकल को हैंडल करें और किस प्रकार इसका यूज़ करें। सबसे लास्ट और लिस्ट जो कंट्रोल मेजर्स हैं वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का है। यदि इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट पीपी इक्विपमेंट का इम्प्लीमेंटेशन अपने वर्क प्लेस पर करें ताकि कर्मचारियों को केमिकल से होने वाले साइड इफेक्ट से बचाया जा सके, जिसमें हैंड ग्लव्स का देना, मास्क का देना, ईयर प्रोटेक्शन के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का देना, स्किन और लेग्स को बचाने के लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक ड्रेस देना वगैरह वगैरह। इस तरह के इक्विपमेंट को देकर हम केमिकल के साइड इफेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर केमिकल का उपयोग हो रहा है वहाँ पर क्या कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे और ऑडिटर क्या देखेगा और ऑडिटी को इसके लिए क्या करना है। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंटेशन पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें जो भी केमिकल्स हमारे फैक्ट्री में यूज़ हो रहे हैं उनका लिस्ट ऑफ केमिकल डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए और हजार्डस और नॉन हजार्डस कैटेगरीज में डिफाइंड होने चाहिए केमिकल्स। मैन्युफैक्चरर्स से इससे रिलेटेड MSDS प्राप्त करने चाहिए और उसको लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कर्मचारी को कम्युनिकेट करना चाहिए। उसमें 16 पॉइंट्स होते हैं जिसमें सारे डिटेल्स होते हैं कि इस पर्टिकुलर केमिकल के क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं, इसका फर्स्ट एड पैरामीटर क्या है, इसका रखरखाव कैसे करना है, ये सारे इंस्ट्रक्शंस उसमें होते हैं। इसलिए MSDS प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है और केमिकल यूज़ करने वाले स्थान पर हम इसको डिस्प्ले करें ताकि कर्मचारी अवेयर हैं। MSDS हमेशा लोकल लैंग्वेज में डिस्प्लेड होना चाहिए ताकि कर्मचारियों को समझने में आसानी हो। साथ ही MSDS पर हम ट्रेनिंग कर्मचारियों को दें और उन्हें बताएं कि इस पर्टिकुलर केमिकल्स का गुण और अवगुण ये है, इसे बचने के ये उपाय हैं। इसके साथ ही केमिकल हैंडलिंग ट्रेनिंग भी हम कर्मचारी को दें, किस प्रकार सेफ वे में केमिकल हैंडल करेंगे या केमिकल के कंटेनर्स हैंडल करेंगे या उसको किस तरह डिस्पोज ऑफ करेंगे या उसको किस तरह स्टोरेज करेंगे। इससे संबंधित ट्रेनिंग भी हम कर्मचारी को देंगे और ट्रेनिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे। चूँकि आई बहुत नाजुक अंग है शरीर का और केमिकल का एक बहुत हमारे आँखों को ख़राब करने के लिए काफ़ी है, तो इसके लिए हमें आई वॉश स्टेशन का अरेंजमेंट करना होगा अपने फैक्ट्री में जहाँ पर केमिकल यूज़ हो रहा है और आई वॉश से रिलेटेड ट्रेनिंग भी हमें
उन्हें देने पड़ेंगे और इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट हमें मेंटेन करके रखना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमने पहले डिस्कस किया है रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा, किस केमिकल का क्या जोखिम है। इससे पहले जॉब एनालिसिस करेंगे, केमिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ पर है और किस तरह प्रयोग है, और इनमें इसके प्रयोग के दौरान क्या क्या जोखिम है। इससे रिलेटेड रिस्क असेसमेंट करेंगे और फिर हम कंट्रोल मेजर इम्प्लीमेंट करेंगे। हजार्डस वेस्ट हैंडलिंग के लिए भी ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, क्योंकि हजार्डस वेस्ट जोखिम से भरा होता है। तो इसका जो स्टोरेज या हैंडलिंग है, इससे रिलेटेड जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है। इससे रिलेटेड हमें डॉक्यूमेंट बनाकर रखना पड़ेगा। हजार्डस वेस्ट का लॉगबुक मेंटेन करना होगा, कितना हजार्डस वेस्ट हम जनरेट करते हैं और कितना डिस्पोज ऑफ किया और कितना हमारे स्टॉक में है। ये कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से लॉगबुक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है और इसे हमें करके रखना है। हजार्डस वेस्ट स्टोरेज परमिशन जो लोकल गवर्नमेंट के पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से इशू किया जाता है, हमें हजार्डस वेस्ट स्टोरेज का परमिशन भी लेना होता है। बिना स्टोरेज परमिशन के हम अपने प्रीमाइसेस में हजार्डस वेस्ट का स्टोरेज नहीं कर सकते। अतः हमें कंसर्न डिपार्टमेंट से हजार्डस वेस्ट स्टोरेज का परमिशन लेना अनिवार्य होगा और हमें अपने यहाँ मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हजार्डस वेस्ट जहाँ भी डिस्पोजल कर रहे हैं, जिस भी एजेंसीज के साथ डिस्पोजल कर रहे हैं, उनके साथ एग्रीमेंट का डॉक्यूमेंट होगा और इसके साथ साथ डिस्पोजल के अगेंस्ट में जो मैनिफेस्ट डिस्पोजल एजेंसीज इशू करती हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। जो भी ट्रेनिंग हम इम्पार्ट करते हैं उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ट्रेनिंग हमारा कितना इफ़ेक्टिव रहा, उस पर कितना लोगों ने उस ट्रेनिंग को समझा है और उसको किस तरह अपने कार्यों के दौरान उतारा है। इसके लिए हमें ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखना पड़ेगा। साथ ही इंटरनल ऑडिट करके रखना है, केमिकल्स के रख रखाव और उसके नेचर के हिसाब से प्रयोग हो रहा है या नहीं, या जो स्टैंडर्ड या जो रेगुलेशंस है स्टेट गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से हम केमिकल्स का रख रखाव या उपयोग कर रहे हैं या नहीं। इसके लिए वंस इन ईयर इंटरनल ऑडिट कराना ज़रूरी है और ये हम अपने अंदर के किसी कर्मचारी से जो कॉम्पिटेंट हैं इंटरनल ऑडिट के लिए, वो इंटरनल ऑडिट कराएंगे। अब जो भी कर्मचारी केमिकल का यूज़ कर रहे हैं या केमिकल से जुड़े हुए काम कर रहे हैं या केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या जहाँ पर केमिकल का प्रयोग हो रहा है, वो या सफाई कर्मचारी हैं या पेंट्री में काम करने वाले, कैंटीन में काम करने वाले कर्मचारी हैं, ऐसे कर्मचारियों का स्वास्थ्य चेकअप 6 महीने में एक बार कराना अति आवश्यक है और इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये पता चल सकता है कि उनका स्वास्थ्य किस दिशा में जा रहा है। फर्स्ट एडर का अरेंजमेंट और फर्स्ट एडर की ट्रेनिंग का रिकॉर्ड हमें मेंटेन करके रखना होता है। इसके अलावा जो लिस्ट ऑफ फर्स्ट एडर और उनके जो डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारे के सारे हमें अपने पास तैयार करके रखना होता है। इवन के इसे प्रोडक्शन फ्लोर पे या वर्किंग एरियाज में डिस्प्ले करके भी रखना होता है। पीपीई से रिलेटेड पॉलिसी, इसकी इन्वेंट्री और इससे रिलेटेड, इससे संबंधित ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी हमें मेंटेन करके रखना होता है। थर्ड ये होता है कि जिस वातावरण में हम काम कर रहे हैं केमिकल के सहयोग से, उस वातावरण में केमिकल्स का एक्सपोजर होने की संभावना है, उस वातावरण में, वहाँ की हवा में केमिकल्स के आने के चांसेस हैं। ऐसे कंडीशन में हमें एयर एम्बिएंट टेस्ट रिपोर्ट एक ऑथेंटिक लेबोरेटरी से करा कर रखना पड़ता है, जिससे ये पता चलता है कि इस पर्टिकुलर केमिकल का इफेक्ट वर्किंग एनवायरनमेंट में कितना है, और ये एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, इसे हमें करके रखना चाहिए।
इसके अलावा इमरजेंसी से निपटने के लिए इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान हमें रखना होता है, जिसमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इमरजेंसी नंबर्स मेंशन होते हैं। किस इमरजेंसी में किस तरह हम उसको हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ें उसमें दर्शाई हुई होती हैं। और किसी आपातकालीन स्थिति में उन कर्मचारियों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइडेड होते हैं। तो इसे हमें डिस्प्ले भी करना है और अपने रिकॉर्ड में भी मेंटेन करके रखना है और कर्मचारियों को इसके बारे में अवगत कराना है। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट चूँकि केमिकल से काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली उससे इफ्लुएंट्स निकलेंगे जो केमिकलाइज्ड होंगे, उसको आप डायरेक्ट ड्रेन में इंसर्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ईटीपी प्लांट लगाना होता है और उसको ट्रीट करके आप शुद्ध करके उस पानी को ड्रेन में सप्लाई करेंगे। तो इससे रिलेटेड ईटीपी से रिलेटेड आपको लॉग बुक मेंटेन करना है और ईटीपी के इनलेट और आउटलेट वाटर का टेस्ट रिपोर्ट भी आपको अपने रिकॉर्ड में रखना है। इसके साथ ही केमिकल इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। आपके पास जो केमिकल्स आए, कितना उसका उपयोग हुआ और कितना उसका स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है। मैक्सिमम स्टॉक अलाउड नहीं है। बहुत ही लिस्ट स्टॉक अगर इन्फ्लेमेबल है, कोरोसिव है या और कई सारे नुकसान वाले केमिकल्स हैं, तो इसका बल्क स्टॉक हम अपने फैक्ट्री में नहीं रख सकते। ये परमिशेबल लिमिट के अंदर ही हम रखेंगे। केमिकल हजार्ड से निपटने के लिए जो अरेंजमेंट्स हमें अपने फैक्ट्री में फिजिकली करना है, उसके लिए सबसे पहले तो हजार्डस वेस्ट एरिया डिजिग्नेट करना है, जिसमें हजार्डस वेस्ट रखे जाएंगे। ये हजार्डस वेस्ट कई तरह के होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हजार्डस वेस्ट, इलेक्ट्रिकल हजार्डस वेस्ट, केमिकल हजार्ड्स, इस तरह से कई सारे हजार्ड्स निकलते हैं और इनको सेपरेट एरिया में डिजिग्नेट करके हम हजार्डस वेस्ट रखते हैं। बेसिकली जिस एरिया में केमिकल्स के हजार्डस वेस्ट रखे जाते हैं, उस हजार्डस वेस्ट में सेकेंडरी कंटेनमेंट का अवेलेबल होना कंपलसरी है, क्योंकि केमिकल्स की कुछ मात्रा कंटेनर्स में रह जाते हैं, या आयल सॉफ्ट क्लोथ्स है या केमिकल सॉफ्ट क्लोथ्स है जो मशीनों पर यूज़ होता है, उसके फ्लो होने के चांसेस हैं, जो बारिश के दिनों में या किसी भी तरह से वो फ्लोर के दूसरे एरियाज में फैल सकता है। इसको कंट्रोल करने के लिए सेकेंडरी कंटेनमेंट आवश्यक है। ऐसे कंटेनर्स को जिसमें केमिकल वगैरह रखा गया था, इनको सेकेंडरी कंटेनमेंट में ही रखा जाएगा। सेकेंडरी कंटेनमेंट मीन्स उसके नीचे सैंड्स होंगे और वो ऊपर से कवर्ड होगा। ओपन स्काई में हजार्डस वेस्ट स्टोरेज का प्रोविजन नॉन कंप्लायंस हो जाएगा, इसलिए हजार्डस वेस्ट बिल्कुल कवर्ड होना चाहिए और उसमें सेकेंडरी कंटेनमेंट अवेलेबल होना चाहिए। केमिकल्स जहाँ पर भी यूज़ हो रहा है, उसके कंटेनर्स पर प्रॉपर लेबल होना चाहिए। लेबल पर उस केमिकल का क्या नेचर है, उसके क्या बैड इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी क्या फर्स्ट एड रिक्वायरमेंट है, उसके रख रखाव के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, किस तरह उसको हम रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें उस लेबल के ऊपर डिस्प्लेड होना चाहिए। कोई भी ऐसा केमिकल कंटेनर नहीं होना चाहिए जिस पर कोई लेबल न लगा हो। अगर ऑडिट के दौरान इस प्रकार की कोई चीज़ पाई जाएगी, नॉन कंप्लायंस हो जाएगा और ऑडिटर नॉन कंप्लायंस रेज करेगा। केमिकल हैंडलिंग के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट वगैरह का अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि केमिकल यूज़ के लिए या जिस भी तरह से निकाला जाए वो बिल्कुल सेफ हो। केमिकल का जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ पर वेंटिलेशन का अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि दूषित हवा बाहर जाए और फ्रेश एयर अंदर आए। ये फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से हमें करना चाहिए। साथ ही अगर एयर प्यूरीफायर की ज़रूरत है तो एयर प्यूरीफायर का भी अरेंजमेंट हमें करना चाहिए। आई वॉश स्टेशन का प्रोविज़न केमिकल यूजिंग एरियाज में होने चाहिए और इजीली एक्सेसिबल होने चाहिए।
उसके लिए जो वाटर होगा वो शुद्ध वाटर का अरेंजमेंट होगा, और आई वॉश स्टेशन का जो शावर प्रेशर होगा वो कंट्रोल प्रेशर होगा, ताकि आंखों को अच्छी तरह से किसी आपातकालीन स्थिति में धोया जा सके। वॉशिंग स्टेशन का अरेंजमेंट करना होगा, जहाँ पर यदि कोई केमिकल शरीर के किसी भाग के कांटेक्ट में आया है तो उसको रेगुलर वॉश करने के लिए, उसके बैड इफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए वॉशिंग स्टेशन का प्रबंध करना होगा। फर्स्ट एड बॉक्स का अरेंजमेंट करना होगा। इसके साथ ही मेडिकल रूम की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ पर फैक्ट्री में केमिकल्स यूज़ हो रहा है या कोई हजार्डस प्रोसेस चल रहा है, ऐसी जगहों पर एक मेडिकल रूम का भी प्रोविज़न होना चाहिए, ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में या किसी इंसिडेंट एक्सीडेंट में कर्मचारी को सहयोग दिया जा सके। पीपीई का अरेंजमेंट, सूटेबल पीपीई का अरेंजमेंट रिस्क असेसमेंट के बाद करना चाहिए और कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। पीपीई से संबंधित लॉगबुक मेंटेन किए जाने चाहिए और सूटेबल पीपीई इक्विपमेंट इशू करने के रिकॉर्ड मेंटेन करने चाहिए। अगर केमिकल का यूज़ हो रहा है वहाँ पर ईटीपी का अरेंजमेंट होना चाहिए, और ट्रीटमेंट करने के बाद ही जो भी इफ्लुएंट है उसको ड्रेन में इंजेक्ट करना चाहिए। केमिकल का बहुत कम स्टॉक हमें अपने फैक्ट्री के अंदर रखना है। जो चीज़ें डिस्प्ले करने की हैं वो पहले हमने डिस्कस कर लिया कि केमिकल का एमएसडीएस हमें डिस्प्ले करना है लोकल लैंग्वेज में। जो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी है या सेफ्टी पॉलिसी है उसको डिस्प्ले करना है कर्मचारियों के अवेयरनेस के लिए। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हमें डिस्प्ले करना है। आई वॉश से संबंधित इंस्ट्रक्शंस डिस्प्ले करना है। स्किन वॉशिंग से संबंधित इंस्ट्रक्शंस हमें डिस्प्ले करना है। फर्स्ट एडर के लिस्ट, कॉन्टैक्ट नंबर और फोटोग्राफ के साथ हमें डिस्प्ले करना है। इमरजेंसी नंबर्स हमें डिस्प्ले करना है, और हजार्डस लोगोज से कर्मचारी अवेयर है तो हमें लोगोज को डिस्प्ले करना है। ये पिछले लेक्चर के हिसाब से दोबारा हमने रिपीट किया है ताकि केमिकल हजार्ड के बारे में हम पूरी तरह से अवेयर हो जाएं। आज का टॉपिक है फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड भी एक कॉमन हजार्ड है सभी फैक्ट्रीज में, ऑलमोस्ट फैसिलिटीज़ में। फिजिकल हजार्ड कोई ऐसी चीज़ नहीं है, यह कोई वस्तु, परिस्थिति, अवयव या घटक हो सकता है जिसके संपर्क में आने पर नुकसान हो सकता है। ये नुकसान शारीरिक भी हो सकती है और आंतरिक नुकसान भी हो सकता है। किसी भी कारखाने में इस प्रकार के वस्तु, परिस्थिति, अवयव या घटक बहुत आम है जिसके मौजूदगी की वजह से दुर्घटनाएं होने की भरपूर संभावनाएं होती हैं। इससे बचने अथवा कम करने के लिए उपाय अति आवश्यक है, क्योंकि प्रतिवर्ष फिजिकल हजार्ड के कारण कर्मचारियों की जानें भी जाती हैं और डिसेबलमेंट भी होता है। डिसेबलमेंट या एक्सीडेंट होने के जो नुकसान है ऑर्गेनाइजेशन को, वो कई सारे नुकसान हैं। जैसे किसी कर्मचारी का काम के दौरान अगर कोई फिजिकल हजार्ड हो गया तो उस कर्मचारी का ट्रीटमेंट, उस कर्मचारी की तनख्वाह, अगर लीगल लिटिगेशन में कोई चीज़ चली गई, वकील के खर्चे, इंश्योरेंस प्रीमियम की अधिकता, और सबसे जो अधिक नुकसान होने वाला है वो है प्रोडक्शन का लॉस, क्योंकि अब्सेंटिज्म हो जाएगी और प्रोडक्शन लॉसेस पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि फिजिकल हजार्ड से जो असर पड़ता है वो बहुत ही प्रतिकूल असर हमारे व्यापार में पर पड़ता है। फिजिकल हजार्ड किन किन कारणों से उत्पन्न होती हैं, उनमें ये 8-9 पॉइंट्स हैं जिनके कारण फिजिकल हजार्ड्स उत्पन्न होती हैं।
पहला फिसलकर ठोकर लगकर गिरना या ऊपर से गिर जाना। दूसरा है मशीन से चोट लगना या उसके चपेट में आ जाना। थर्ड है चारों ओर से बंद जगह में काम करना। फोर्थ है अधिक ध्वनि में काम करना। फिफ्थ है बहुत अधिक तापमान या बहुत कम तापमान में काम करना। सिक्स्थ है बिजली से दुर्घटना होना, बिजली के संपर्क में आना और इलेक्ट्रिकल शॉक का लगना। सेवेंथ है अधिक समय तक सूर्य के प्रकाश में काम करना। एट्थ है वाइब्रेशन वाले इक्विपमेंट के साथ काम करना। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे फिजिकल हजार्ड हो सकता है। फिसलकर ठोकर लगकर या ऊपर से गिरना यह एक आम कारण है। जो ऊपर काम करते समय, सफाई करते समय, सामान को इधर उधर ले जाते समय फिसलने के कारण, ठोकर लगने के कारण घटित हो सकता है, जिसके परिणाम में चोट लग सकती है, शरीर के भागों में काम करने की असमर्थता के अतिरिक्त मृत्यु भी हो सकती है। मीन्स डिसेबलमेंट के साथ साथ फैटल एक्सीडेंट भी हो सकता है। ऐसी घटनाओं को कम करने अथवा खत्म करने के लिए जो कंप्लायंसेस हमें करने हैं उनमें सबसे पहली चीज़ है जॉब एनालिसिस करना और उसका रिस्क असेसमेंट करना। रिस्क के बारे में कर्मचारियों को अवगत कराना, रिस्क कम करने के लिए कंट्रोल मेजर्स का अडॉप्ट करना और उसमें पीपी वगैरह इशू करना। काम करने की जगह पर किसी प्रकार का फिसलन न हो यह सुनिश्चित करना। काम करने की जगह पर कोई ठोकर लगने जैसी चीज़ें ना हो यह सुनिश्चित करना। आने जाने वाले रास्तों का बिल्कुल क्लियर होना, ब्लॉकेज करना होना। ऊपर काम अगर कोई वर्कर कर रहा है उसके लिए रस्सी, सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट वगैरह का अरेंजमेंट करना। अगर ऊपर कोई कर्मचारी काम कर रहा है तो उसके नीचे बाड़ लगाना। जैसा कि हम सब देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में एक ग्रीन कलर का नेट नीचे बाड़ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, इसका इस्तेमाल करना। और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को डिज़ाइन करके रखना और इसे अवगत कराना। बिल्डिंग का रखरखाव बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्डिंग क्रैक तो नहीं है, बिल्डिंग में सीपेज तो नहीं है, बिल्डिंग का फ्लोर उबड़ खाबड़ तो नहीं है, अनइवन तो नहीं है, इस तरह की चीज़ों को देखना। और इसके साथ साथ बिल्डिंग इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखें। कम से कम 6 महीने या 1 साल में एक बार पूरे बिल्डिंग का इंस्पेक्शन करें और उसमें जो त्रुटियां हैं उसको ठीक करने का उपाय करें। इसके साथ ही कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना अति आवश्यक है। सेकंड, मशीन से चोट लगना या इसके चपेट में आ जाना। मशीन पर काम करते समय मशीन से चोट भी लग सकती है और इसके चपेट में अनजाने में भी कोई आ सकता है। प्रत्येक कारखाने में अलग अलग तरह की मशीनों का प्रयोग उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसमें कुछ मशीनें हजार्डस खुद होती हैं, कुछ स्वचालित मशीनें होती हैं। मशीनों में तेज धार वाले भाग भी होते हैं, घूमने वाले भाग भी होते हैं, बेल्ट, चेयर, रोलर इत्यादि उसमें लगे होते हैं। इसके अतिरिक्त मशीन का कुछ भाग अत्यंत गर्म होता है। इनमें यह क्षमता होती है कि शरीर के अंगों को चोट पहुंचा दें, काट दें या जला दें। ऐसे अतः मशीनों पर दुर्घटना का परिणाम कुछ भी हो सकता है। इस संबंध में उपयुक्त अनुपालन आवश्यक है, जैसे रिस्क असेसमेंट करना, जॉब एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट करना, काम के दौरान जो भी रिस्क है उससे कर्मचारियों को अवगत कराना, मशीन सेफ्टी निर्देश डिस्प्ले करना और लोगों को बताना, मशीनों को अथवा मशीनों के घूमने वाले पार्ट को फेंस करना या उस पर बाड़ लगाना, लॉक आउट, टैग आउट जैसे नियम बनाना और उसका अनुपालन करना, मशीन के आसपास का जो भी फर्श है उसको सूखा रखना और फिसलन और ठोकर जैसी चीज़ों को अवॉइड करना, मशीन के पर काम करने के दौरान उचित एवं उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था करना, मशीन का समय समय पर मेंटेनेंस करते रहना, मशीनों पर आपातकालीन स्विच की व्यवस्था करना,
मशीन पर प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा काम करवाना या सफाई कराना और मशीन के चारों तरफ जो भी आने जाने के रास्ते हैं उसको ब्लॉकेज फ्री रखना। इसके साथ ही जो इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो रहे हैं उससे रिलेटेड फर्स्ट एड की सुविधा प्राप्त उपलब्ध कराना। थर्ड है चारों ओर से बंद जगह पर काम करना। कुछ ऐसे जगह होते हैं जिसमें निकास की कोई व्यवस्था नहीं होती, जिसमें कोई वेंटिलेशन का अरेंजमेंट नहीं होता, और ऐसी जगहों पर काम करना स्वयं जोखिम से भरा हुआ होता है। जैसे पानी की टंकी के सफाई के लिए अंदर काम करना, स्टोरेज टैंक में काम करना, सीवर टैंक में काम करना, बंद नालियों में काम करना या किसी ऐसे कंपार्टमेंट में काम करना जो चारों तरफ से बंद है, पाइपलाइन के अंदर काम करना या कारखाने के किसी ऐसे भाग में काम करना जो हर तरफ से बंद हो, जिसमें वेंटिलेशन का या एग्जिट का कोई प्रोविज़न नहीं है। ये पूरी तरह से जोखिम से भरा काम है और ऐसे कामों के लिए सबसे पहले जॉब एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट करेंगे। रिस्क से उन कर्मचारियों को अवगत कराएंगे जो उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कंट्रोल मेजर्स उनको प्रोवाइड करेंगे। काम करने से पहले गैस इत्यादि की मौजूदगी का परीक्षण कराएंगे। जैसे कई बार हमने खबरों में सुना है कि सीवर टैंक में कोई कर्मचारी सफाई के लिए गया और इमीडिएट बेसिस पर उसका वो पैरालाइज हो गया और फैटल एक्सीडेंट हो गया। मीन्स वहाँ पर मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड ने उसके पूरे बॉडी सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसे कंडीशन में उसमें काम करने से पहले उसमें क्या गैस और कितना गैस अवेलेबल है उससे संबंधित जानकारी लेनी बहुत ज़रूरी है। ऐसे जगहों पर लाइट का अरेंजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। सूटेबल लाइट का अरेंजमेंट करें और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए कंप्लीट अरेंजमेंट करना आवश्यक है। अधिक साउंड में काम करने से भी हमें क्षति होती है। इससे सुनने की क्षमता तो होती है, इसके साथ साथ मानसिक रोग भी उत्पन्न हो सकता है। इस संबंध में जो हमें कंप्लायंस करने हैं उसमें जो पूर्व में हमने डिस्कस किया, अधिक आवाज़ वाले मशीन पर काम नहीं किए जाने चाहिए। अधिक आवाज़ वाली मशीन अगर है उसके बदले में कम आवाज़ वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आवाज़ में अगर कोई कर्मचारी काम कर रहा है उसे ईयर प्लग इशू करना चाहिए। कर्मचारियों के सुनने की क्षमता का टेस्ट समय समय पर कराया जाना चाहिए। कार्यस्थल पर कितनी आवाज़ हो रही है ये एक योग्य लेबोरेटरी से इसका टेस्ट कराना चाहिए। मशीन मैनुअल को अच्छी तरह से समझकर मशीन का प्रयोग करना चाहिए। मशीन का मेंटेनेंस समय समय पर होते रहना चाहिए ताकि मशीन का आवाज़ अधिक ना हो, क्योंकि लगातार अगर कोई बंदा 8 आवर्स 30 डेज और 365 डेज काम कर रहा है तो उसके लिए ये अधिक नुकसानदायक हो सकता है। तो इसके लिए हमें ये सारे कंट्रोल मेजर्स लेने पड़ेंगे। अधिक तापमान या कम तापमान का होना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यदि कोई कर्मचारी बहुत अधिक तापमान में काम रेगुलर बेसिस पर कर रहा है तो उसके साथ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे इरिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकती है, उसको डिहाइड्रेशन हो सकता है, हीट स्ट्रोक हो सकता है, क्रॉनिक हीट एग्जॉस्शन हो सकता है, क्रैम्प्स, रैशेज और बर्न्स हो सकते हैं, स्वेटी पाल्स हो सकता है और डिजीनेस हो सकता है, और दूसरे एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन एंड उसकी क्षमता, काम करने की क्षमता कम हो सकती है। सोने में उसके डिस्टर्बेंस हो सकता है, कमजोरी महसूस कर सकते हैं। इस तरह से अधिक तापमान में यदि कोई कार्य कर रहा हो अथवा कार्यों से अधिक उष्मा या तापमान उत्सर्जित हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में कंट्रोल मेजर्स लिए जाने चाहिए।
इसके लिए सबसे कारगर उपाय इंजीनियरिंग कंट्रोल है, जिसके द्वारा तापमान को नियंत्रित रखने के उपाय किए जाएंगे, जैसे एयर कंडीशनर, वेंटिलेशन का अरेंजमेंट, साथ ही कर्मचारियों को प्रशिक्षण और तापमान रोधी वस्त्र का दिया जाना इम्पोर्टेंट है। बहुत कम तापमान पर जो इश्यूज हो सकते हैं उनमें फ्रीजिंग इंजरीज हो सकती है, फास्ट बाइट एंड फास्ट ट्रिप, फास्ट नेप, हाइपोथर्मिया हो सकता है, लोअर वर्क एफिशिएंसी हो सकती है, हायर एक्सीडेंट रेट्स हो सकते हैं बहुत कम तापमान के कारण, इम्पेयर्ड परफॉर्मेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स मेंटल टास्क हो सकता है, रिड्यूस्ड मस्कुलर स्ट्रेंथ और स्टिफेंड जॉइंट्स हो सकते हैं, रिड्यूस्ड मेंटल अलर्टनेस हो सकता है, या इम्पेयर्ड मैनुअल टास्क सेंसिटिविटी और डेक्सट्रिटी ऑफ फिंगर्स हो सकते हैं। बहुत कम तापमान पर काम करना संभव नहीं होता और यदि कोई कार्य कर रहा हो तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। इससे बचने के लिए कर्मचारियों को आइसोलेटेड वस्त्र, दस्ताने, मास्क इत्यादि दिए जाने चाहिए। हीटर इत्यादि का प्रबंध कराना चाहिए, अर्थात इंजीनियरिंग कंट्रोल के द्वारा इसे नियंत्रित करना अनिवार्य समझा जाना चाहिए। 6th है बिजली से दुर्घटना का होना, जिससे फिजिकल हजार्ड कैटेगरी में रखा जा सकता है। सभी कारखाने में डिफरेंट टाइप के मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग लाइट के लिए किया जा सकता है। ये जितना उपयोगी है उतना ही खतरनाक है। इसका प्रयोग अगर सावधानी से नहीं किया गया तो इसके संपर्क में आने से दुर्घटनाएं हो सकती हैं, जिसमें फैटल इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक्स लग सकते हैं, बर्न हो सकता है और झटके से आदमी गिर सकता है। ये सारे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इसके लिए हमें आइसोलेटेड इक्विपमेंट और हैंड ग्लव्स वगैरह, शूज़, रबर शूज़ वगैरह हमें प्रोवाइड करने होते हैं। साथ ही जो भी इलेक्ट्रिकल पैनल्स का एरिया है वहाँ पर रबर मैटिंग करते हैं, ताकि हमारा बॉडी सर्किट ना बना सके। 7th है सूर्य के प्रकाश में काम करना। 10 से 4 बजे के बीच में दिन में यदि कोई व्यक्ति लगातार सूर्य के प्रकाश में काम कर रहा है, ये उसके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में यूवी रेज निकलते हैं और यूवी रेज का कंटिन्यूस एक्सपोजर हमारे हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होता है, जिनमें से रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमज़ोर हो जाना, त्वचा को जला देना, आँखों के आसपास के त्वचा को नुकसान पहुंचाना और त्वचा के कैंसर जैसी बीमारियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसे स्थिति में उपयुक्त बचाव का अरेंजमेंट होना चाहिए, जिसमें शेड उपलब्ध कराना या इससे संबंधित पीपी इक्विपमेंट का प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही कोई कर्मचारी रेगुलर धूप में न काम करे, इसके लिए कार्यों की पाली बनाना ज़रूरी है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मेजर्स में भी रख सकते हैं। अधिक कंपन वाले कार्य से भी हमारे स्वास्थ्य को विपरीत प्रभाव पड़ता है और इससे हमारे जो आर्म्स हैं, हैंड्स हैं, अगर रेगुलर एक्सपोजर में है तो उसका बैड इफेक्ट होता है। ऐसे कंडीशन में कम वाइब्रेशन वाली मशीन का प्रयोग हम करेंगे और अगर हो सके तो इसको एलिमिनेट करेंगे और हम कर्मचारियों के स्वास्थ्य को बचाएंगे। इस तरह से ये आज फिजिकल हजार्ड के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिकल हजार्ड के बारे में होगा और ये सारी चीज़ें ऑडिट एंड कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हमें मेंटेन करने हैं वो हमने एक्सप्लेन किया। ऑडिट के दौरान ऑडिटर्स कई तरह से असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले तो आपके फैक्ट्री में फैक्ट्री राउंड के दौरान
वो नोट करते हैं कि जहाँ पर केमिकल यूज़ हो रहा है या जहाँ पर फिजिकल हजार्ड्स के चांसेस हैं, ऐसी जगहों पर क्या कंट्रोल मेजर हमने लिया है। अगर हमने प्रॉपर कंट्रोल मेजर लिया है तो वो कंप्लायंसेस हैं। अगर हमने प्रॉपर कंट्रोल मेजर नहीं अडॉप्ट किया, नॉन कंप्लायंसेस में आ जाएगा और हमारी फैक्ट्री फेल हो जाएगी ऑडिट में। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी हजार्डस टू हेल्थ है कर्मचारी का, इससे रिलेटेड तैयारियां हम करें और इससे रिलेटेड फैसिलिटीज़ हम कर्मचारी को प्रोवाइड कराएं। साथ ही ट्रेनिंग और अवेयरनेस भी हम उनको देते रहें। फैक्ट्री राउंड कंप्लीट होने के बाद वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस चेक करते हैं। एज ए ऑडिटी जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने आपसे डिस्कस किया, वो सारे डॉक्यूमेंट हमें मेंटेन करके रखने चाहिए और जो लीगल प्रोविजंस के हिसाब से जो इक्विपमेंट, जो मशीनरीज या जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, उसे कंप्लीट करके रखना चाहिए, ताकि ऑडिटर्स क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में ऑडिट करते हैं, तो उन्हें ये सारी चीज़ें कंप्लीट मिले और आपका ऑडिट सक्सेसफुल हो। तो इस तरह से ये आज केमिकल हजार्ड्स और फिजिकल हजार्ड के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल हजार्ड के बारे में। थैंक यू वेरी मच।